बहुत समय पहले की बात है। कासगंज नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। रामू सेठ लालचंद के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने के बदले में सेठ लालचंद रामू को पैसे देता था, जिससे रामू और उसके परिवार का जीवन व्यापन होता था। सुमन, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गया है, तो तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन मोनू और चिंकी पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनके स्कूल की टीचर स्कूल की फीस मंगा रही है। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। अजी कहाँ से दूं? आप जो पगार लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब उतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? अजी मैं एक बात आपको साफ साफ कह देती हूँ, आप सेठ लालचंद जी से पगार बढ़ाने की बात कहिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकलो तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से थोड़ा पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर रामू काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, अब यह सेठ लालचंद कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है। और अगली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी, यह कहकर कि जो मैंने लालचंद जी से 200 रुपए उधार लिए थे, उसका ब्याज बढ़कर 1000 रुपए हो गया है। इसलिए मैं तुम्हारी पगार में से 1000 रुपए काट रहा हूँ। हाँ हरिया भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। ये सेठ लालचंद ना एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। एक तो दुगुना काम ले लेता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। हाँ भाई, मेरे भी अगली बार सेठ लालचंद ने पगार काट लिए थे। मैंने बस 2 छुट्टी ली थी जब मेरी बिटिया बहुत बीमार थी, और इस लालचंद ने इस बात का फायदा उठाकर मेरी पूरी आधी पगार काट ली। हे भगवान, बस सेठ जी इस बार मेरी पूरी पगार दे दें। बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है। ऐसे सभी लकड़हारे अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद सेठ लालचंद के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर का भी सामान लाना है, बच्चों की फीस भरनी है। अरे मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन और रुक जाओ, कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। सभी लकड़हारे निराश मन से अपने अपने घर आ जाते हैं। अजी क्या हुआ? इस बार कितना पगार मिला है? सुमन, अभी कोई पगार नहीं मिला। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में पगार मिल जाएगा। पगार नहीं मिला? आपको तो पता है ना, बच्चों की फीस भरनी है। इनकी स्कूल टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर कल फीस नहीं लाई तो बच्चों को घर पर ही बिठा लेना। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं क्या करूं सुमन, यह सेठ जी समय पर कभी पैसे देते ही नहीं है। अब तो बस हम इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। 1-2 दिन की बात है, देख लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ लालचंद सबको पगार देता है। अरे हरिया, ये ले अपनी इस महीने की पगार। सेठ जी, यह तो बस 2000 है। मैंने तो इस महीने 3000 तक का काम किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 1-1 घंटे आराम भी तो किया है। ये पैसे उसी आराम के कांटे हैं। पर सेठ जी, आपने तो कहा था 8 घंटे काम के महीने में 3000 मिलेंगे, और मैंने तो 8 घंटे काम किया और 1 घंटे आराम। देख हरिया, मुझे ज्यादा हिसाब किताब ना समझा। ये 2000 रख, अगर चाहिए तो, और अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे हरिया के पास उन पैसे को लेने की सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। हरिया चुपचाप वह पैसे रख लेता है। रामू, ये लो तुम्हारे 2500 रुपए। पर सेठ जी, 2500 क्यों? मेरे तो पूरे 3000 बनते हैं ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की और ना ही कोई आराम।
मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है। हाँ, समय पर तो किया है, पर इस समय बाजार में लकड़ियों का दाम काफी सस्ता हो गया है। इस वजह से अभी तुम्हें भी पगार कम ही मिलेगी जब तक लकड़ियों का दाम नहीं बढ़ता। पर सेठ जी, बात तो 3,000 की हुई थी ना, अब 2,500 में मैं कैसे घर चलाऊंगा? बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है सेठ जी। इस बार आप पूरे पैसे दे दीजिए। 2,500 ही मिलेंगे तुझे। यहाँ काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे हरिया के पास उन पैसे को लेने की सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। अरे भाई, यह सेठ लालचंद एक नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपने जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए हैं। देख लेना, हम गरीबों की किसी न किसी दिन इसे जरूर हाय लगेगी। नहीं हरिया, ऐसे नहीं कहते। वह हमारे अन्नदाता है, आखिर उन्हीं के वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे काहे का अन्नदाता? काम के पूरे पैसे तो देता नहीं है। पूरे महीने मेहनत करके भी क्या मिलते हैं? बस ये 2,000 रुपए, इसमें घर खर्च कैसे चलाएं? ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हम कर भी क्या सकते हैं हरिया? हमें लकड़ी काटने की सिवा और कोई काम कहाँ आता है? और कोई काम खोलना भी चाहे तो उसके लिए हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब जो भी हो, हमारा तो बस ये सेठ लालचंद ही सहारा है ना। कुछ देर बातें करने के बाद अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। जी आ गए आप। कितनी पगार मिला है? सुमन, इस बार सेठ जी ने बस 2,500 रुपए ही दिए हैं। बस 2,000? इतने में कैसे घर चलाएंगे? बच्चों की फीस में ही 1,000 रुपए निकल जाएंगे, फिर 1,500 में क्या क्या करेंगे? अब मैं क्या कहूँ सुमन, अब तुम्हें इसी में ही गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, इसके बाद बाकी का मैं देखता हूँ। अजी आप क्या देख लोगे? सेठ जी से पूरे पैसे तो मांगे नहीं गए आपसे? नहीं सुमन, मैंने सेठ जी से पैसों के लिए कहा था, पर सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया और कहा, यह लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ सकते हो। मैं सोच रहा हूं कि लकड़ी काटने के बाद मैं कहीं और भी काम ढूंढ लूं। सेठ जी के यहां से काम करने के बाद मैं दूसरी जगह पर काम किया करूंगा, इससे कुछ ज्यादा आमदनी हो जाएगी। आज ही मैं सेठ जी के यहां पर काम करने के बाद और भी जगह काम ढूंढने जाऊंगा। इतना कहकर रामू काम पर निकल जाता है और जैसा कि रामू ने कहा था, वह लालचंद के यहाँ काम करने के बाद काम की तलाश में निकल जाता है। रामू पूरे गांव में काम ढूंढता है, दुकानों दुकानों पर जाकर लोगों से काम मांगता है, मगर हर जगह रामू को केवल निराशा ही हाथ लगती है। अंत में थक हार कर रामू वापस जाने लगता है। तभी वह देखता है कि अचानक बहुत सारे भैंसों का झुंड उसकी तरफ दौड़े आ रहा है। यह देखकर रामू बहुत डर जाता है। वह इधर उधर देखता है तो उसे एक गुफा दिखती है और वह गुफा में जाकर छुप जाता है। जब भैंसों का झुंड वहां से निकल जाता है तब रामू की जान में जान आती है। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया मैं, वरना आज तो मैं इन भैंसों के पैरों तलों तो कुचला ही जाता। पर यह मैं कहाँ आ गया? रामू यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर गुफा में रखी एक टोकरी पर जाती है। रामू उस टोकरी के पास जाता है। ये कैसी गुफा है? ये कैसी टोकरी यहाँ पड़ी है? इसे मैं घर ले जाता हूँ, सामान रखने के काम आ जाएगी। रामू जैसे ही उस टोकरी को हाथ लगाता है, गुफा में से एक आवाज आती है, रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। यह आवाज सुनकर रामू एकदम पीछे हट जाता है। तभी गुफा में एक जिन्न प्रकट हो जाता है और वह रामू से कहता है, कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे माफ करना, आप जो भी हो। कुछ भैंसों का झुंड मेरे पीछे पड़ गया था और उनसे बचने के लिए मैं इस गुफा में आकर छिप गया और फिर मेरी नजर इस टोकरी पर गई। माफ कीजिए, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है तो यह टोकरी किसी की नहीं होगी, इसलिए मैंने इसे छुआ। रामू, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मेरी नजर एक बार भी जिस पर पड़ जाती है, मैं उसका इतिहास अपनी खुली आंखों से देख सकता हूँ। पर आप है कौन और आप इतने विचित्र क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आप अपना परिचय दीजिए, कौन है आप? मैं एक जिन हूँ और मैं कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूँ। यह गुफा मेरे पूर्वजों की है। इस गुफा में केवल वही इंसान घुस सकता है जिसका मन बिल्कुल पवित्र हो।
अगर तुम अपवित्र होते तो तुम इस गुफा में कभी नहीं घुस पाते। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस गुफा में घुस पाए और इस टोकरी को छू पाए। अब तुमने इस टोकरी को छुआ है तो यह टोकरी तुम्हारी हुई। नहीं, मुझे ये टोकरी नहीं चाहिए, मैं तो बस देख रहा था। डरो मत रामू, तुम ये टोकरी ले जाओ। ये कोई साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि यह जादुई टोकरी है। जादुई टोकरी? क्या यह वही जादुई टोकरी है जिसके बारे में हमारी दादी कहानी सुनाई करती थी कि किसी गांव में एक जादुई टोकरी हुआ करती थी और वह सबकी इच्छाएं पूरी करती थी? हाँ रामू, ये वही जादुई टोकरी है। अब तुम इस टोकरी के मालिक हो। तुम इसके इस्तेमाल से अपनी स्थिति सुधार सकते हो, पर याद रखना, तुम जो भी वस्तु इस टोकरी में एक बार डालोगे, वह चीज ही तुम्हें बार बार इस टोकरी में डालनी होगी। इसके अलावा तुम और दूसरी कोई चीज इस टोकरी में नहीं डाल सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान में रखना और सोच समझकर बिना लालच किए इस टोकरी में वह ही सामान रखना जिसकी तुम्हें जरूरत हो। रामू टोकरी को लेकर घर आ जाता है। सुमन, ये देखो, ये मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो आप? बस ये एक टोकरी। सबसे पहले यह बताइए, आप तो काम की तलाश में गए थे ना, तो कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? नहीं। अरे सुमन, मेरी पूरी बात तो सुनो। ये कोई ऐसी वैसी टोकरी नहीं है, बल्कि ये एक जादुई टोकरी है। रामू सुमन को वह सारी घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ हुई। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि इस टोकरी में हमें कोई ऐसी चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो। हाँ सुमन, हमें सोच समझकर ही इसमें कोई चीज डालनी होगी। रामू थोड़ी देर सोचता है, फिर उसका ध्यान उन लकड़ियों पर जाता है जो एक बार उसने सुमन को रखने को दी थी। सुमन, तुम्हें याद है, एक बार मैं जंगलों में लकड़ियां काटने गया था तो मुझे एक चंदन की लकड़ी मिली थी और वह मैंने तुम्हें लाकर दे दी थी। हाँ, दी तो थी। तो तुम उस लकड़ी को ले आओ। हम उस चंदन की लकड़ी को ही इसमें डालेंगे और उस लकड़ी से अपना एक व्यापार शुरू करेंगे। सुमन चंदन की लकड़ी को ले आती है और उसे टोकरी में डाल देती है। वह जैसे ही चंदन की लकड़ी उस टोकरी में डालते हैं, उसमें कई सारी लकड़ियां आ जाती हैं। अरे वह, यह तो चमत्कार ही हो गया। ये देखिए, कितनी सारी चंदन की लकड़ियां हो गई। अगर आप इसको बेचेंगे तो इससे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ राधा, मैं कल सुबह बाजार जाकर इनको बेच आऊंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपने मोनू और चिंकी के स्कूल की फीस भर देंगे और बाकी बचे पैसों को संभाल कर रख लेंगे। अगले दिन रामू लालचंद सेठ के यहाँ काम पर न जाकर चंदन की लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ता है। वहाँ पर रामू चंदन की लकड़ियों को बहुत ही कम दामों में बेचा, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ बड़े व्यापारियों ने भी रामू से चंदन की लकड़ियां खरीदी। लकड़ियों को बेचकर रामू को काफी अच्छे पैसे मिले। पैसों को लेकर चंदन घर आ जाता है। ये देखो सुमन, उन लकड़ियों को बेचकर मुझे कितने सारे पैसे मिले हैं। ये लो कुछ पैसे, इससे तुम कल मोनू और चिंकी के स्कूल की फीस भर देना। अच्छा, तो मैं काम पर जाता हूँ। अजी, आपके पास तो अब यह जादुई टोकरी है, तो अब आपको उस सेठ लालचंद के यहाँ काम करने की क्या जरूरत है? हाँ सुमन, मैं सेठ लालचंद जी के यहाँ काम पर नहीं जा रहा, बल्कि मैं तो वहाँ पर जो काम कर रहे बाकी के लकड़हारे हैं उन्हें ये खुशी की खबर देने जा रहा हूँ, क्योंकि सेठ लालचंद जी से मेरे साथ साथ वह लकड़हारे भी बहुत परेशान थे। इसलिए अगर मेरा भला हो रहा है तो क्यों ना मैं उन सभी का भला करूं। वह सभी बहुत ईमानदार लकड़हारे हैं, वह सभी बहुत मेहनत से काम करते हैं, मगर लालचंद ने कभी भी उनको उनकी मेहनत के सही पैसे नहीं दिए। इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना मैं उनको अपने इस काम में शामिल कर लूं। हाँ जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम सब बहुत जल्द ही तरक्की हासिल कर लेंगे।